वेलकम बैक स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टिव माइंड में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 12 में चैप्टर नंबर 5 से प्राइमरी एक्टिविटीज़ को शुरू किया था और हमने उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हंटिंग और फूड गैदरिंग के टॉपिक को हमने उसमें कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप उस वीडियो को पहले जाके चेक करें और उस वीडियो को देखने के बाद ही एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है उसे हमें कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग और पैस्टोरल नोमैडिज्म। प्रीवियस वीडियो में हमने हंटिंग और फूड गैदरिंग किया था, तो हंटिंग और फूड गैदरिंग के संदर्भ में हमने एक बात डिस्कस किया था कि हंटिंग और फूड गैदरिंग एक अनसिक्योर्ड एक्टिविटी है, एक अनसस्टेनेबल एक्टिविटी है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे किसी प्रकार का सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है और वहाँ पे हर दिन हंटिंग और गैदरिंग के द्वारा कुछ हमें प्रोडक्ट्स या कुछ हमें गुड्स मिल ही जाए, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो ह्यूमन अपने सिविलाइजेशन के अर्लीस्ट फेज से बहुत सारे ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ कंटिन्यू करता रहा है और उसी में वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज या वन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इज एनिमल रियरिंग। और उसी एनिमल रियरिंग के आधार पे यहाँ पे कई अलग अलग प्रकार के कैटेगरीज हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे अगर डोमेस्टिकेशन की बात करें या एनिमल रियरिंग की बात करें, वो अगर पर्सनल सब्सिस्टेंस पर्पज से है या इज देयर एनी प्रॉफिटेबल पर्पस, तो वो सब्सटेंस बेस भी हो सकता है और वो कहीं ना कहीं कमर्शियल बेस भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नोमैडिक हर्डिंग और पैस्टोरल नोमैडिज्म is a primitive subsistence activity in which the herders rely on animals for food, clothing, shelter, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। तो नोमैडिक हर्डिंग का मतलब क्या है कि नोमैड्स का मतलब क्या होता है, जो चरवाहे होते हैं जो अपने एनिमल्स के साथ साथ एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं और ये एनिमल्स ही इनकी रियल पूंजी होते हैं, इनके रियल कैपिटल होते हैं, जिनसे उन्हें फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, टूल्स, ट्रांसपोर्ट, इन सभी चीज़ों की उन्हें क्या होती है, सप्लाई होती है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विथ देयर लाइव स्टॉक डिपेंडिंग ऑन अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पैस्चर। डिपेंड क्या करता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपने पूरे एनिमल्स के साथ वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो पैस्चर्स है, जो आप बोल सकते हैं जो घास वगैरह है या फिर जो एनिमल जिस चीज़ को फीड करते हैं, खाते हैं, उसका अमाउंट कितना है, वो कितने ज़्यादा मात्रा में है, कितने कम मात्रा में, और उसकी क्वालिटी क्या है, एंड वाटर। तो तीन चीज़ यहाँ पे क्या है कि पैस्चर का अमाउंट, पैस्चर की क्वालिटी और वाटर की अवेलेबिलिटी के आधार पे इन नोमैडिक हर्डर्स का मूवमेंट क्या होता है, डिसाइड होता है। ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाइज अ वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी एज अ मैटर ऑफ ट्रेडिशन। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे फिगर 5.3 में यहाँ पे एक नोमैड्स का या एक नोमैडिक हर्डिंग का एग्जांपल दिया गया। नोमैड्स टेकिंग देयर शिप अप टू द माउंटेन्स एट द ऑनसेट ऑफ समर। अभी करेंगे इसको थोड़ी देर में डिटेल में। अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स इज केप्ट इन डिफरेंट रीजन्स इन ट्रॉपिकल। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर आप वर्ल्ड को देखें तो वर्ल्ड के वेरियस पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोमैडिक हर्डिंग या एनिमल रियरिंग प्रैक्टिसेस देखे जाते हैं, लेकिन वर्ल्ड के हर एक रीजन में, हर एक एरिया का अपना अलग फिजिकल फीचर होता है, अपना अलग नेचुरल फीचर होता है और उसी के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एरिया में एनिमल्स पाए जाते हैं। तो हर रीजन में हर प्रकार के एनिमल की रियरिंग नहीं हो सकती है। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज है जहाँ के नोमैडिक हर्डर्स के द्वारा कुछ स्पेसिफिक प्रकार के एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन की जाती है। अब इसके पहले यहाँ पे एक छोटा सा टर्म यहाँ पे छूट गया है, अब यहाँ पे इसको पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ये है पैस्टोरलिज्म। पैस्टोरलिज्म का मतलब होता है कि जानवरों को पालना या एनिमल रियरिंग। एट सम स्टेज इन हिस्ट्री विद द रियलाइजेशन दैट हंटिंग इज एन अनसस्टेनेबल एक्टिविटी, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ह्यूमन बींग्स माइट हैव थॉट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे क्या है कि शुरुआती दौर से वो हंटिंग और फूड गैदरिंग के साथ साथ जानवरों को भी पालता आया है, लेकिन शुरू में जो डोमेस्टिकेशन था वो मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स का ज़्यादा था।
people living in different climatic conditions selected and domesticated animals found in those regions। हमने क्या बताया कि अलग अलग रीजन में जिस प्रकार के जानवर या जिस प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, डोमेस्टिकेशन भी उसी प्रकार के एनिमल्स का जनरली उस पर्टिकुलर रीजन में देखने के लिए हमें मिलता है। डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफिकल फैक्टर्स, इस पॉइंट पर विशेष ध्यान देंगे। डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जोग्राफिकल फैक्टर्स और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के आधार पे हम एनिमल रियरिंग प्रैक्टिसेस को दो ब्रॉड कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक ऐसा एनिमल रियरिंग जहां पे उद्देश्य सब्सिस्टेंस पर्पस होता है या खुद के लाइवलीहुड के लिए होता है या अपना भरण पोषण मात्र के लिए होता है, हम उसे नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं। और जहां पे उसका उद्देश्य इज देयर एनी प्रॉफिटेबल पर्पस है, जहां पे प्रॉफिट कमाना होता है, जहां पे कैपिटल गेन करना होता है, जहां पे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है, हम उसे कमर्शियल लेवल पे देखेंगे। तो यहाँ पे पैस्टोरलिज्म को दो ब्रॉड कैटेगरी में बेस्ड ऑन जोग्राफिकल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम दो भागों में बांटते हैं। वन इज सब्सिस्टेंस बेस्ड एंड अनदर वन इज कमर्शियल बेस्ड। अब हम लोग दोबारा नोमैडिक हर्डिंग पाएंगे। तो नोमैडिक हर्डिंग में भी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि हर पर्टिकुलर जोग्राफिकल या फिजिकल जोग्राफी या हर पर्टिकुलर रीजन का अपना एक अलग यूनिक फिजिकल नेचुरल फीचर होता है और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वही एनिमल्स वहाँ के एनिमल रियरिंग प्रैक्टिसेस में सब्सिस्टेंस हो या कमर्शियल हो हमें देखने के लिए मिलता है। अब इस कॉन्टिनेंट वाइज एग्जाम्पल पे विशेष ध्यान देंगे कि किस कॉन्टिनेंट में किस प्रकार के डोमिनेटिंग एनिमल रियरिंग प्रैक्टिसेस हमें देखने के लिए मिलती है। इन ट्रॉपिकल अफ्रीका कैटल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइव स्टॉक, वाइल इन सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट, अगर अफ्रीका के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में देखें जो सहारा डेजर्ट है, और एशियाटिक डेजर्ट अगर ईरान को देखें, इराक को देखें, सेंट्रल एशिया मंगोलिया को देखें, है ना, वहाँ पे तो वहाँ पे भी डेजर्ट रीजन है। वहाँ पे किस प्रकार की पाए जाते हैं, वहाँ पे जनरली शिप, गॉड्स और कैमल देखा जाता। आप लोग कभी आपको पता भी होगा, बच्चे हम लोग पढ़ते भी हैं कि कैमल को कई बार रेगिस्तान का क्या कहा जाता है, जहाज कहा जाता। तो रेगिस्तान या डेजर्ट वाले एरिया में जनरली शिप, गॉड्स और कैमल पाए जाते हैं जो वहाँ के ड्रॉट कंडीशन को, जो वहाँ के आप बोल सकते हैं कि एक्यूट सूखे वाले कंडीशन को वो क्या कर सके, सह सके या उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सके। इन द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ तिब्बत एंड एंडीज, याक एंड लामाज। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात क्या बताई जा रही है कि हिमालय का जो माउंटेनियस रीजन जिसमें तिब्बत है वहाँ पे याक बहुत ही फेमस है। लेकिन अगर एंडीज को देखें जो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में नॉर्थ से साउथ की ओर है और वर्ल्ड का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन बनाता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत प्रकार के जानवर पाए जैसे अल्पाका, लामा, विकुना। लेकिन वहाँ पे इन सभी नामों पे ना जाके आपको लामा याद रखना था। हमने क्या बताया कि हिमालयन तिब्बतन एरिया में याक है और एंडीज, साउथ अमेरिका के एंडीज वाले एरिया में लामास पाया जाता है। ऑन द अदर हैंड आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज रेंडियर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स। तो इस डिस्कशन में हमने क्या बताया कि हर रीजन की अपनी एक अलग यूनिक जोग्राफी होती है और उस जगह के फिजिकल और नेचुरल फीचर के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे अलग अलग प्रकार के हमें जानवर जनरली देखने के लिए मिलते हैं। अब एक छोटे से इमेज के द्वारा हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि आप ये देखिए, यहाँ पे एक नोमैड्स का एग्जांपल दिया गया, ये है मसाई नोमैड्स। जो मसाई नोमैड्स है वो अफ्रीका के सवाना ग्रासलैंड में पाया जाता है और आप यहाँ पे इनके कैटल्स को देख सकते हैं और यहाँ पे वो कैटल रियरिंग प्रैक्टिस जनरली देखने के लिए हमें मिलती है। आप इसको देख सकते हैं, ये इंडिया के एग्जाम्पल से दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी हिमालय एरियाज में बहुत सारे नोमैड्स कम्युनिटी पाई जाती है, लाइक गुज्जर, भोटिया, बकरवाल, गद्दीज, दे ऑल आर फेमस फॉर नोमैडिक हर्डिंग। यहाँ पे चलिए अब हम लोग दोबारा अपने उस टॉपिक पे वापस लौटते हैं। अब देखिए, अब आगे हमने यहाँ पे क्या बताया कि हर एक रीजन का अपना अलग ज्योग्राफी होती है और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे हमें जानवरों की एबिलिटी होती है जो एनिमल रियरिंग प्रैक्टिसेस के माध्यम से हमें उस पर्टिकुलर रीजन में दिखती है। पैस्टोरल नोमैडिज्म इज एसोसिएटेड विद 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना कि पैस्टोरल नोमैडिज्म का कौन कौन सा 3 इंपॉर्टेंट रीजन है और ये आपके मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट कवर करता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, द कोर रीजन एक्सटेंड फ्रॉम द अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका ईस्टवर्ड अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला इनटू मंगोलिया एंड
सेंट्रल चाइना। अगर आप देखेंगे ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट नोमैडिक हर्डिंग का एरिया है, जो अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट से कवर करते हुए मिड वेस्ट के पार्ट को कवर करते हुए पूरे सेंट्रल एशिया के भागों में फैला हुआ है। द सेकेंड रीजन एक्सटेंड्स ओवर द टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, जहाँ पे हमने हंटिंग और गैदरिंग को भी देखा था। एंड द इन सदर्न हेमिस्फेयर, ये दोनों तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। इन द सदर्न हेमिस्फेयर देयर आर स्मॉल एरियाज इन साउथ वेस्ट अफ्रीका ऑन द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। अब आप इसको एक बार आप अपने मैप में देखिए बच्चे, अगर आप इस मैप को देख सकते हैं, ठीक है, तो आप इसमें फिगर 5.4 पे क्या लिखा हुआ है, एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग में आपको मेनली 3 कॉन्टिनेंट्स दिख रहा है बच्चे। अगर हम इसको और थोड़ा सा जूम करें तो 3 मेजर कॉन्टिनेंट्स दिखता है। नंबर 1 अफ्रीका, नंबर 2 एशिया एंड नंबर 3 यूरोप। तो सबसे पहला रीजन क्या है, अफ्रीका का। अब देखिए ये जो पूरा रीजन है बच्चे, ये जिस रीजन को मैं शेड कर रहा हूँ, ये पूरा अफ्रीका का सहारा वाला भाग है। अगर इस भाग को छोड़ दें, ये वाला भाग पूरा सहारा का एरिया है। तो आप देख सकते हो कि ये सहारा के रीजन से शुरू होते हुए सऊदी अरेबियन पेनिनसुला होते हुए, ईरान होते हुए, थोड़ा सा पाकिस्तान के पार्ट को कवर करते हुए, है ना, यहाँ पे होते हुए ये पूरा इनर मंगोलिया या सेंट्रल एशिया तक ये पूरा एरिया फैला हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट नोमैडिक हर्डिंग का एरिया माना जाता है। और यहीं पे लोग अपने जानवरों के साथ साथ या पेस्चर के अमाउंट, पेस्चर की क्वालिटी और वाटर की अवेलेबिलिटी के अनुसार अपने एनिमल किंगडम के साथ, अपने एनिमल वेल्थ के साथ एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज द टुंड्रा। आप इस रीजन को देखें बच्चे, ये पूरा टुंड्रा रीजन है, ठीक है। इस टुंड्रा रीजन को देखें तो इसमें मोस्टली आप देख सकते हैं नॉर्वे का कुछ भाग शामिल है। आप देख सकते हो ये जो रशिया है, रशिया का ये कमचटका पेनिनसुला, और ये जो पूरा नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है जिसमें मोस्टली, है ना, यूरोपियन रशिया और एशियन रशिया का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट कवर करता है। आपको पता है बच्चे कि यूरोप वर्ल्ड के कुछ उन कंट्री में से एक है जो 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, एशिया में भी है और यूरोप में भी, इसलिए उसको यूरेशियन रशिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेशियन रशिया, यूरोप का भी रशिया और एशिया का भी रशिया। तो पहला एरिया ये अफ्रीका वाला एरिया आ गया, जो अटलांटिक शोर से लेकर यहाँ पे पूरे आप बोल सकते हैं अरेबियन पेनिनसुला होते हुए पूरे सेंट्रल एशिया में इनर मंगोलिया तक फैला हुआ है। द सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया इज, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइबेरियन एशिया का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है जिसे टुंड्रा रीजन कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज, आप इस भाग को देख सकते हैं बच्चे, जो सदर्न हेमिस्फीयर में है, जो सदर्न अफ्रीका का पार्ट है। अब सदर्न अफ्रीका के पार्ट में मैं इसको थोड़ा सा अगर जूम करूँ तो हमें यहाँ पे 2 मेजर डेजर्ट देखने के लिए मिलता है। एक डेजर्ट जो कोस्टल एरिया में है, हम इसी को नामीब डेजर्ट बोलेंगे बच्चे। और आप इस वीडियो को देखते हुए अपने एटलस को भी सामने खोल के रखेंगे और यहाँ से बहुत बड़े मात्रा में वो मैप बेस्ड सवाल पार्ट ए के ज्योग्राफी से पूछता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक डेजर्ट है कोस्टल रीजन में, नामीबिया, है ना, नामीब डेजर्ट, सॉरी नॉट नामीबिया डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, इसके आधार पे कंट्री है नामीबिया। और थोड़ा सा अंदर की ओर जाएंगे, यहाँ पे एक डेजर्ट पड़ता है कालाहारी डेजर्ट, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स पाई जाती है, बुशमैन। आप लोगों ने वर्ल्ड की सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षी का नाम सुना होगा, ऑस्ट्रीच। ये ऑस्ट्रीच इस कालाहारी डेजर्ट में बहुत बड़े मात्रा में पाई जाती है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा एरिया है, नामीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट। और आप देखिए ये अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में भी एक छोटा सा एक आइलैंड जिसको मेडागास्कर कहते हैं, और इसी मेडागास्कर के इस वेस्टर्न वाले भाग में भी क्या की जाती है, नोमैडिक हर्डिंग एक्टिविटी की जाती है। तो आप इस मैप एक्टिविटी को भी अपने स्टडी प्रोसेस के साथ साथ इंटीग्रेट करेंगे। और जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें बच्चे, चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ आपको सभी ज्योग्राफिकल लोकेशंस को आपको एटलस में देखना है, और एटलस में देखते हुए उस जगह की यूनिक ज्योग्राफी को उस जगह की ह्यूमन एक्टिविटी के साथ कोरिलेट करते हुए समझना है। तो ये चैप्टर आपके लिए और ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंडेबल हो पाएगा। तो पेस्टोरल नोमैडिज्म में हमने यहाँ पे इस एरिया को डिस्कस किया, और ये एरिया आप ध्यान रखेंगे आगे के मैप सेगमेंट के लिए भी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट जो यहाँ पे हो रहा है बच्चे, इस सेगमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो नोमैडिक हर्डिंग का एक बहुत यूनिक फीचर हमें दिखाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि मूवमेंट इन सर्च ऑफ पेस्चर्स इज अंडरटेकन ईदर ओवर वास्ट हॉरिजेंटल डिस्टेंसेस और
वर्टिकल डिस्टेंसेस। वो क्या बोल रहे हैं कि जो पैस्चर के लिए जो हमें जनरली दिखता है, मूवमेंट दिखता है नोमैडिक हर्डिंग्स में, वो मूवमेंट दो तरीके से होता है। एक मूवमेंट होता है हॉरिजॉन्टली और एक मूवमेंट होता है वर्टिकली। ध्यान से समझिएगा इसको। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है हम उसे बोलते हैं लैटिट्यूडनल, और जो वर्टिकल मूवमेंट होता है हम उसे बोलते हैं ऑल्टीट्यूडनल। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस और वर्टिकली फ्रॉम वन एलिवेशन टू अनदर इन द माउंटेनियस रीजन, द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन, ध्यान देंगे ये प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन है। माइग्रेशन के टॉपिक में भी अब इसको ऐड कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू पैस्चर्स ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग summers and again mountain pastures to plain areas during winters is known as ट्रांसह्यूमेंस। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है। ट्रांस का मतलब बच्चे होता है पार, और ह्यूमंस का मतलब होता है ह्यूमन का आर पार होना अपने वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए, वेरियस नीड्स के लिए। तो ट्रांसह्यूमंस के यहाँ पे क्या बताया, तो ट्रांसह्यूमंस का आपको दो फॉर्म दिख रहा है, एक दिख रहा है लैटिट्यूडनल, एक दिख रहा है आपको ऑल्टीट्यूडनल। तो लैटिट्यूडनल को हॉरिजॉन्टल कहते हैं और ऑल्टीट्यूडनल को वर्टिकल कहते हैं। इन माउंटेनियस रीजन्स सच एज हिमालय, गुज्जर, बकरवाल, गद्दीज, भोटियास, जो थोड़ी देर पहले हमने बताया, माइग्रेट फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन्स इन समर्स एंड टू द प्लेन्स फ्रॉम द हाई ऑल्टीट्यूड पैस्चर्स इन विंटर्स। सिमिलरली इन द टुंड्रा रीजन्स द नोमैडिक हर्डर्स मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन समर्स एंड नॉर्थ टू साउथ इन विंटर्स। अब इस चीज को और बेटरली समझने के लिए आप इस इमेज पे ध्यान देंगे बच्चे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को विजुअलाइज किया ताकि आपकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो सके। हमने यहाँ पे ट्रांस ह्यूमंस को दो ब्रॉड कैटेगरी में, हमने यहाँ पे ट्रांस ह्यूमंस को दो ब्रॉड कैटेगरी में क्या किया है, कैटेगराइज किया। एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ट्रांस ह्यूमंस लैटिट्यूडनल कहलाता है और वर्टिकल ट्रांस ह्यूमंस ऑल्टीट्यूडनल कहलाता है। लैटिट्यूडनल का मतलब क्या होता है समझिए। लैटिट्यूडनल होता है कि अगर ठंड के दिनों में अगर इस कुछ ऐसे लैटिट्यूड में है जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो वो उन लैटिट्यूड से अगर थोड़े से लो लैटिट्यूड की ओर शिफ्ट करता है। आप इसे इस इमेज के द्वारा और अच्छे से समझिए। मेरे ख्याल से इस इमेज से ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। हमने यहाँ पे लैटिट्यूडनल ट्रांस ह्यूमंस को समझाया है। मान लीजिए बच्चे कोई ये एक एरिया है, बहुत बड़ा एक एरिया मान लीजिए, और ये इसका नॉर्दर्न वाला पार्ट है और ये इसका सदर्न वाला पार्ट है। अब देखिए, मान लीजिए अभी सदर्न वाले पार्ट में अभी कोई पर्टिकुलर पेस्चुरल कम्युनिटी रह रही है और ये अपने जानवरों के साथ यहाँ पे एनिमल रेयरिंग प्रैक्टिस को कर रही है। लेकिन यहाँ पे जब तक पेस्चर हैं तब तक वो यहाँ पे रहेंगे, लेकिन जैसे यहाँ का पेस्चर का अमाउंट कम होता जाता है, उसकी क्वालिटी खराब होती जाती है और वाटर का शॉर्टेज होता जाता है, ये धीरे धीरे करके इस साउथ वाले एरिया से नॉर्थ वाले एरिया की ओर शिफ्ट करते जाते हैं। ये शिफ्ट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, इसके पीछे भी रीजन है कि जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की ओर जाओगे ठंड बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे ठंड बढ़ने के कारण ड्राई कंडीशन उतना ज़्यादा नहीं होता एज कम्पेयर टू साउथ। तो साउथ से नॉर्थ की ओर इनका जो ट्रांसह्यूमेंस होता है ये समर में होता है, क्योंकि साउथ में गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है और जैसे ये नॉर्थ की ओर जाते हैं वहाँ पे गर्मी थोड़ी कम होती है। आप लोगों ने पढ़ा है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाने के बाद, है ना, अगर कुछ एक्सेप्शन को छोड़ देते टेम्परेचर में डाउनफॉल होता है ना। तो ये चीज़ आप अगर साइबेरिया के संदर्भ में देखें या मिड लैटिट्यूड्स में देखें या टेम्परेट रीजन के संदर्भ में अगर आप देखें, तो साउथ में जो एनिमल हर्डर्स हैं, जो नोमैडिक हर्डर्स हैं, वो गर्मियों में थोड़ा साउथ से नॉर्थ की ओर चले जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ में वहाँ पे पेस्चर्स की बेहतर अवेलेबिलिटी होती है थोड़ा से कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण। लेकिन जब ठंड का दिन आता है तो चूंकि नॉर्थ में ठंड ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ठंड के दिनों में या विंटर सीजन में नॉर्थ में ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वो दोबारा फिर नॉर्दर्न एरिया से सदर्न एरिया की ओर वो विंटर में आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे एक प्रकार का क्या देख रहे हैं, एक साइक्लिक
आप क्या देख रहे हैं, माइग्रेशन देख रहे हैं। साइक्लिक माइग्रेशन क्या है कि साउथ से नॉर्थ की ओर हम समर में जा रहे हैं और अगेन विंटर में हम नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहे हैं, तो इसे हम लोग लैटिट्यूडनल बोलेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर ऑल्टीट्यूडनल को देखें बच्चे, ये ऑल्टीट्यूडनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना। ऑल्टीट्यूडनल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू एलिवेशन। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या बताया, हमने यहाँ पे एक माउंटेन दिखाया हुआ है और यहाँ पे हमने एक वैली दिखाया हुआ या प्लेन बोल सकते हैं। जो गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, गद्दीज हैं, भोटियाज हैं, जो हिमालय के एरियाज में रहते हैं या माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, वो क्या करते हैं कि गर्मियों के दिनों में वो वैली में अपने जानवरों के साथ पेस्चर्स की खोज में इधर उधर घूमते हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, इस वैली वाले एरिया में क्या होता है, पेस्चर्स खत्म होते जाते हैं, उनका अमाउंट कम होता जाता है, उनकी क्वालिटी खराब होती जाती है। तो समर में ये वैली वाले से या वैली से ये माउंटेनियस रीजन की ओर क्या करते हैं, ये शिफ्ट करते हैं, या माउंटेनियस रीजन की ओर इनका क्या होता है, अपने एनिमल के साथ माइग्रेशन होता है। चूंकि हाई एलिवेटेड रीजन में वहां पे ठंड ज्यादा होती है, तो वहां पे पेस्चर्स की अवेलेबिलिटी एज कंपेयर टू वैली इन द समर ज़्यादा होती है। लेकिन विंटर में क्या होता है कि जैसे हाई माउंटेनियस एरिया में ठंड बढ़ने लगती है, तो कई बार ठंड उनके नहीं बोल सकते कि बर्दाश्त की क्षमता से ज़्यादा होने के कारण वो दोबारा माउंटेनियस एरिया से वैली एरिया की ओर माइग्रेशन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप माइग्रेशन में एक प्रकार का साइक्लिक प्रोसेस देख सकते हैं या साइक्लिक नेचर देख सकते हैं। क्या है कि वैली से माउंटेन की ओर माइग्रेशन जो होता है वो होता है समर में, और माउंटेन से वैली की ओर अगेन माइग्रेशन होता है विंटर में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांस ह्यूमन्स कहते हैं। ट्रांस का मतलब पार होना और ह्यूमन्स का मतलब ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन यहाँ पे ट्रांस ह्यूमन्स क्यों कर रहा है या ट्रांस ह्यूमन्स एक्टिविटी क्यों हो रही है, क्योंकि अपने एनिमल वर्ल्ड के साथ पेस्चर के सर्च में जो पेस्चर के अमाउंट, पेस्चर की क्वालिटी और वाटर की अवेलेबिलिटी से कहीं ना कहीं डिसाइड होता है। और ये ट्रांस ह्यूमन्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, आप इसे ध्यान देके पढ़ेंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आगे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पैस्चरल नोमैड्स, द नंबर ऑफ पैस्चरल नोमैड्स हैज बीन डिक्रीजिंग एंड द एरियाज ऑपरेटेड बाय देम आर श्रिंकिंग। ये पूरा सेगमेंट से सवाल आया हुआ है कि अब जैसा कि हमने बताया था कि हंटिंग और फूड गैदरिंग एक्टिविटी धीरे धीरे करके कम हो रही। क्यों? क्योंकि वो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स से जो हमारे हंटर्स और गैदरर्स के जो ये प्रोडक्ट्स है वो क्या कर रहे हैं, वो compete नहीं कर पा रहे हैं या फिर कंपटीशन में वो ठहर नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पे ये सवाल भी आया हुआ था कि क्यों पैस्टोरल नोमैडिंग या नोमैडिज्म या पैस्टोरलिज्म धीरे धीरे करके कम हो रहा है। इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजन है क्यों कम हो रहा है या क्यों श्रिंक कर रहा है। ड्यू टू नंबर ए इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। आपको पता होगा बच्चे कि सिविलाइजेशन के, मॉडर्न सिविलाइजेशन के शुरुआत के साथ साथ एक पॉलिटिकल बाउंड्री, एक पॉलिटिकल डिवीजन, एक पॉलिटिकल टेरिटरी का फॉर्मेशन हो रहा है और उसके द्वारा एक एरिया से दूसरे एरिया में या एक पॉलिटिकल एरिया से दूसरे पॉलिटिकल एरिया में या कुछ यूं कहें कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करना अब इतना ईजियर कार्य एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम नहीं रहा। तो एक तो पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो ज़्यादा टफ हो गया है, वो ज़्यादा एक प्रकार से उनके लिए हर्डल आ गया है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई मंगोलिया का कोई अगर नोमैडिक हर्डिंग कम्युनिटी है, वो मूव करते करते अब वो रशिया के पार्ट में वो इजीली एंटर नहीं कर पाएगा, उसको एक इलीगल माइग्रेशन मान लिया जाएगा। तो इस पॉलिटिकल बाउंड्री के इम्पोजिशन के कारण भी ये धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंड द सेकंड वन इज न्यू सेटलमेंट्स प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज। देखिए हंटिंग गैदरिंग की बात करें या पैस्टोरलिज्म की बात करें, ठीक है, ये बहुत ही अनसिक्योर्ड अनसस्टेनेबल प्राइमरी एक्टिविटी है। अगर आप जानवरों को लेके एक जगह से लेके दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे पेस्चर्स की अवेलेबिलिटी हो। दूसरी बात, अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करना एक बहुत बड़ा ये सिक्योरिटी थ्रेट भी है, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात करें और भी अलग अलग प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स के अटैक की बात करें या और भी कई अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स इस मूवमेंट को निगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा जितने भी नोमैड्स हैं, हर्डर्स हैं, उनको एक परमानेंट सेटलमेंट से जोड़ा जा रहा है कि वो एक ही जगह रहें और कोई भी वो एक ऐसी परमानेंट एक्टिविटी करे जिसके द्वारा उन्हें एक जगह से दूसरी जगह अननेसेसरी मूव अपने पूरे फैमिली के साथ साथ ये एनिमल्स के साथ साथ उन्हें ना करना पड़े। तो इस कारण को आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि क्यों पेस्टोरल एक्टिविटी कम हो रही है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहला रीजन है कि इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के डिमार्केशन के कारण अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करना एक
एक इलीगल एक्टिविटी मानी जाती है। एंड द सेकेंड वन इज न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज। चलिए, अब इसी में अभी हमने पैस्टोरलिज्म के बारे में कौन सी बातें करी? पैस्टोरलिज्म के बारे में हमने बताया कि जो सब्सटेंस बेस्ड होता है हम उसे क्या बोलेंगे? नोमैडिक हर्डिंग। लेकिन एक ऐसा पैस्टोरलिज्म, एक ऐसा एनिमल रियरिंग, एक ऐसा एनिमल डोमेस्टिकेशन जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना हो, जिसका उद्देश्य कैपिटल बनाना हो, जिसका उद्देश्य अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना हो। आप लोग बहुत प्रकार के, आप लोग जैसे बेटा फास्ट फूड वगैरह आप लोग खाते हैं, KFC में जाते हैं या मैकडोनाल्ड में जाते हैं या और भी डोमिनोज वगैरह में जाते हैं, तो ये जितने भी KFCs हैं, जितने भी मैकडोनाल्ड्स हैं, दे ऑल आर MNCs, ये मल्टीनेशनल कंट्री की ये कंपनीज हैं। कहने का मतलब क्या, इनको जितने भी बेसिक चीज़ों की, चाहे वो मिल्क की बात करें, चाहे हम लोग पनीर की बात करें, चाहे मांस की बात करें या किसी भी प्रकार के एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करें, वो सभी एनिमल प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं कमर्शियल लाइव स्टॉक से जुड़े हुए होते हैं या फिर कुछ ऐसे एनिमल रियरिंग होती है जिनका उद्देश्य हम लोग कमर्शियल पर्पस से करते हैं। और इसी कमर्शियल पर्पस से होने के कारण ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये ज़्यादा साइंटिफिक होता है, ये वेल प्लान्ड होता है, बहुत कैपिटल इंटेंसिव होता है और कहीं ना कहीं मतलब क्या है कि इसमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लाइक एनी बिजनेस, लाइक एनी आप बोल सकते इंडस्ट्री, इस काम को आगे बढ़ाया जाता है। इसके कौन कौन से फीचर्स हैं? अनलाइक नोमैडिक हर्डिंग, कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे आप कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के फीचर्स को पढ़े, लेकिन इसके साथ साथ नोमैडिक हर्डिंग और कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के बीच में क्या डिफरेंस है या क्या डिफरेंसेस हैं, आपको उन डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखना है। कमर्शियल लाइव स्टॉक रैंचिंग, अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आया बच्चे, रैंचिंग। रैंचिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है समझिए। पहले रैंच को देखिए, फिर हम लोग रैंचिंग का मतलब यहाँ पे समझेंगे। आप इस इमेज को देखिए बच्चे, ये रेंच है, देखिए ये रेंच है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे कैटल्स वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे, इसी को रेंच कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम दिया जाता है। आप इसे भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कैटल्स वगैरह को रखा गया। अब देखिए बच्चे, आप यहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह को देखिए, आप इसके आसपास के पूरे एरिया को देखिए, ये देखकर ही लग रहा है कि ये कोई किसी डेवलप कंट्री को दिखा रहा है या किसी डेवलप एरियाज को दिखा रहा है। तो रेंचेस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फिक्स्ड एरिया जहां पे कैटल्स के लिए क्या होता है, ग्रास वगैरह या फिर उनके फीड करने के लिए जो भी फॉडर वगैरह होता है वो सारा चीज वहां पे रखा होता है, ठीक है। और उन्हें नोमैडिक हर्डर्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह पैस्चर्स के लिए मूव नहीं करना पड़ता। कई सारे रेंचेस वहाँ पे बने हुए होते हैं और जब एक रेंचेस का ग्रास का अमाउंट क्वालिटी खराब हो जाए तो उन्हें दूसरे रेंच में शिफ्ट कर देते। उन्हें एक एरिया से दूसरे किसी ब्रॉडर एरिया में अपने जानवरों के साथ बहुत बड़े पैमाने पे माइग्रेट नहीं करना होता है। तो यहाँ पे आप दोनों में क्लियर कट आप डिफरेंस देख पा रहे हैं और इस डिफरेंस को भी आपको वहाँ से जोड़ना है और कंपेयर करना है कि क्या कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग में और नोमैडिक हर्डिंग में क्या डिफरेंसेस है। These ranches cover, देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइव रेंच आर एसेंशियली एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर्स। अब देखिए बच्चे कि नोमैडिक हर्डिंग को देखिए, मैं दोनों के साथ साथ कंपेयर भी कर रहा हूँ। नोमैडिक हर्डिंग मोस्टली डेवलपिंग या मोस्टली लीस्ट डेवलप कंट्री के द्वारा, आप अफ्रीका को देखो, आप सेंट्रल एशिया को देखो, आप कालाहारी, नमीब और मेडागास्कर के वेस्टर्न पार्ट को देखो। लेकिन अगर आप कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग देखेंगे तो ये वेस्टर्न कल्चर में, डेवलप कंट्रीज में ये प्रैक्टिस ज़्यादा की जाती है क्योंकि वो साइंटिफिक नॉलेज की यहाँ पे एप्लीकेशन ज़्यादा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड प्रैक्टिस्ड ऑन परमानेंट रेंचेस। अब देखिए यहाँ पे फर्क क्या दिख रहा है कि नोमैडिक हर्डिंग में परमानेंट नहीं है, वो शिफ्टिंग है, लेकिन यहाँ पे परमानेंट रेंच होता है। दिस रेंचेस कवर लार्ज एरियाज एंड आर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पार्सेल्स। बहुत बड़े एरिया के रेंचेस को कई छोटे छोटे पार्ट्स में बैरिकेड्स देके, जो मैंने थोड़ी देर पहले इमेज में दिखाया, उसे डिवाइड कर दिया जाता है। विच आर फेंस्ड, फेंस बने क्या हुआ, चारों ओर से बाड़ लगा दिया जाता है। विच आर फेंस्ड टू रेगुलेट द grazing. When the grass of one parcel is grazed, animals are moved to another parcel. The number of animals in a pasture is kept according to the carrying capacity of the pasture. अब देखिए बच्चे यहाँ पे कितनी सिस्टमेटिक चीज़ों के माध्यम से काम किया जा रहा है कि एक जो बहुत बड़े एरिया में जो रेंचेज है हम उसे छोटे छोटे पार्सल में डिवाइड कर रहे हैं और एक जगह के पार्सल की जितनी फॉडर कैपेसिटी है, जितनी पैस्चर की कैपेसिटी, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे एनिमल्स को रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत ज़्यादा संख्या ज़्यादा होने के बाद हो सकता है एनिमल्स को
वो प्रॉपर तरीके से वो फीड ना कर पाए, और एनिमल से उनकी रियल वेल्थ है। एनिमल का हेल्थ जितना अच्छा होगा, उनका कैपिटल, उनकी कमाई, उनका प्रॉफिट भी उस एनिमल बेस्ड होने के कारण उतनी ही अच्छे तरीके से हो पाएगी। आगे देखेंगे, दिस इज स्पेसिफाइड या स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रियर्ड। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग में हमने क्या बताया था कि एक रीजन विशेष में एक पर्टिकुलर टाइप का एनिमल होता है, लेकिन वहाँ पे कई अलग अलग प्रकार के एनिमल्स को जो नोमैडिक हर्डर्स होते हैं वो रखते हैं। बकरी की बात करें या फिर हम लोग शिप की बात करें, और भी कई अलग अलग प्रकार के, वहाँ पे गाय की होती है, भैंस। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग का फीचर क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है, और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल के रियरिंग पे ही जोर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट एनिमल्स इंक्लूड शिप, कैटल, गॉट्स, horses, products such as meat, wool, hides, skin and processed and packed scientifically। देखिए हर जगह यहाँ पे टर्म क्या आ रहा है कि साइंटिफिक प्रोसेस से इस पूरे तरीके को क्या किया जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है, एंड एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट्स। Rearing of animals in ranching is organized on a scientific basis। देखिए बेटे यहाँ पे आप दिख रहा है, यहाँ पे है ना कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग दिख रहा है, लेकिन ये एग्जाम्पल कहाँ से लिया गया, देखिए इसमें आपको मैं थोड़ा सा और जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको रेंडियर दिख रहा है, और रेंडियर कहाँ पे होता है आपको पता है, हमेशा हाई लैटिट्यूड्स में, टुंड्रा रीजन वगैरह। रियरिंग इन द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ अलास्का। अब यहाँ पे सवाल पूछ देगा कि अलास्का में विच टाइप ऑफ एक्टिविटी है ना, तो आपको यहाँ पे ध्यान रख, अलास्का में हंटिंग भी था, गैदरिंग भी था, और यहाँ पे पेस्टोरलिज्म भी है जो कमर्शलाइज है ना। अलास्का वेयर मोस्ट ऑफ द एस्किमोज, एस्किमो आपको पता है बेटा कि कनाडा के टुंड्रा वाले रीजन में पाई जाने वाली एक प्रीमिटिव ट्राइब्स है जो बर्फ का घर बनाती है, इग्लू। और एक सबसे बड़ी बात याद रखिएगा बेटा कि कनाडा में भी बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, बहुत सारे वहाँ पे आप छोटे छोटे इंडिया की तरह स्टेट्स हैं वहाँ पे, और कनाडा में एक ऐसा स्टेट भी है, ये मैं थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ क्योंकि एस्किमो का जिक्र यहाँ पे आया है। कनाडा में एक ऐसा प्रोविंस भी है, उसको मेरे ख्याल से शायद नूनावुट कहते हैं, और उस प्रोविंस की जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसी एस्किमो के लोगों के द्वारा या एस्किमोस कम्युनिटी के द्वारा उस पूरे रीजन्स का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कैसे ट्राइबल कम्युनिटी ने उस पूरे कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन को वो इतने स्मूथली ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एस्किमोस के बारे में याद रखेंगे। तो एस्किमोस ओन अबाउट 2/3 ऑफ द स्टॉक। तो एस्किमोस का 2/3 स्टॉक किससे बनता है, रेंडियर से बनता है। अब साइंटिफिक तरीके से वो किया जा रहा है, एम्फेसिस ऑन ब्रीडिंग, जेनेटिक इंप्रूवमेंट। ब्रीडिंग का मतलब क्या बेटा कि वहां पे उनकी ये कोशिश है कि ठीक है ये जानवर हमारी असली वेल्थ है, असली संपत्ति, असली कैपिटल यही है, और इसी से हमारी पूरी रोजी रोटी चलनी है, इसी से हमारा पूरा बिजनेस का प्रॉफिट आना है। तो वो उसके ब्रीडिंग पे जोर देते हैं। और जेनेटिक इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है कि वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो भी कैटल्स के या जो भी उनके एनिमल्स के बच्चे वगैरह हैं, है ना, उनके क्वालिटी को भी, है ना, उनके और ज़्यादा बेटर क्वालिटी का हो, उनकी स्किन और अच्छी हो, है ना, वो और अच्छा वो दूध दे सके, उनका हेल्थ और अच्छा हो, और हष्ट पुष्ट हो, है ना। तो जेनेटिक इंप्रूवमेंट के द्वारा, ब्रीडिंग के द्वारा, और वहां पे उन जानवरों को किसी प्रकार की कोई डिजीज ना हो, क्योंकि डिजीज अगर होता है तो वो पूरी जानवर को खत्म कर सकता है, पूरा के पूरा उनके वेल्थ को खत्म कर सकता है। तो कितनी बातों पे देखिए ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे। एक तो ब्रीडिंग पे जोर है, ठीक है, उन जानवर के जेनेटिक इंप्रूवमेंट को या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उनके हेल्थ को और जेनेटिकली इंप्रूव किया जा रहा है, डिजीज कंट्रोल किया जा रहा है, और हेल्थ केयर उन सभी जानवरों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है वहां पे। अब आप देखिए, अगर आप इनके एरियाज को देखेंगे बच्चे, ये एरियाज मोस्टली वर्ल्ड के डेवलप एरियाज हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, यूएसए आर इंपॉर्टेंट कंट्रीज वेयर कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग आर प्रैक्टिस। अगर आपको याद होगा बेटा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात, न्यूजीलैंड वर्ल्ड में अगर आप देखो, पनीर की बात करें, दूध की बात करें, या जितने भी दूध के प्रोडक्ट्स है उसको बनाने वाला वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऑस्ट्रेलिया को देखो तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वुल, शिप वगैरह। अगर अर्जेंटीना और यूरुग्वे, ये ध्यान देंगे बच्चे, अर्जेंटीना और यूरुग्वे वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीफ है, गोमांस जिसको बोल सकते हैं आप। यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह, ये सारे जितने भी डेवलप नेशन है, इन सभी डेवलप नेशन में जो एनिमल रियरिंग है उसको एक प्रॉफिटेबल पर्पस से डेवलप किया गया, जिसे हम लोग कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग या कमर्शियल लाइव स्टॉक रेंचिंग भी
इसे कहते हैं। तो इस डिस्कशन के माध्यम से हमने यहाँ पे क्या बताया कि पैस्टोरलिज्म क्या है, पैस्टोरलिज्म कैसे सब्सटेंस बेस्ड है, कैसे कमर्शियलाइज बेस्ड है, और पैस्टोरलिज्म में एक पार्ट हमने किया नोमैडिक हर्डिंग और एक पार्ट हमने किया कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के नाम पे, और उसी नोमैडिक हर्डिंग में हमने ट्रांस ह्यूमंस के बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया। इस डिस्कशन के माध्यम से आई होप आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नोमैडिक हर्डिंग के बारे में, पैस्टोरलिज्म के बारे में और कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के बारे में बन पाई होगी। इस वीडियो में इतनी ही बातें, हम अगले वीडियो में एग्रीकल्चर के टॉपिक